जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं और ये अपनी जो क्लासेस होती हैं यहाँ पे हम लोग सीटेट की सीडीपी का डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। सीडीपी में हम लोग अपना ये 20 डेज़ की सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें हम लोग हर एक साल का प्रीवियस ईयर डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2024 जो 7 जुलाई का पेपर हुआ था उसका डिस्कशन कर लिया है, 2023 वाले पेपर का डिस्कशन कर लिया है। आज का ये जो हमारा पेपर होगा 2022 का पेपर है, ठीक है ना। पूरा डिटेल में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये आज आपका सीडीपी का जो है क्लास नंबर 6 है। अभी तक हम लोगों ने 5 क्लासेस कर लिया है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट विजिट करके एक एक क्लास को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और हमारा टारगेट है 30 में 30 का। हम लोग उसी तरीके से पढ़ भी रहे हैं। अगर आप ये जो 20 हम पेपर सेट डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, यही केवल अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार थोड़ा कंफ्यूज करते हैं उनको मैं डिस्कस कर दूंगा, वो कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आप चाहे पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं चाहे पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, आपके 30 में 30 कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ का आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हम जो क्वेश्चंस लेंगे ना, आप लोग ये फोकस करना कि कौन सा आंसर है, उससे ज़्यादा ये फोकस करना कि कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता है। मतलब कि ऑप्शन एलिमिनेशन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। तो देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है, जो पेपर एग्ज़ाम का डेट हुआ था 29 दिसंबर को 2022 में ये पेपर हुआ था, इसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ध्यान से देखिएगा और खुद भी पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। ये आपका इंग्लिश का कंटेंट है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके हिंदी वाला आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ। ये रहा, ठीक है ना। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ, देखिए नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होता है, ठीक है ना। तो ये आपसे विकास की अवस्था के बारे में बात कर रहा है कि किस स्तर पर। देखिए बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो कई लेवल पे होता है, ठीक है ना। पहले आप देखोगे प्री ऑपरेशनल हो जाता है, जैसे या तो बिल्कुल शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इस तरह से किशोरावस्था, एक अवस्था के हिसाब से इनका डेवलपमेंट मतलब कि विकास चलता रहता है, ठीक है। लेकिन हर एक जो डेवलपमेंट होता है पिछले विकास से रिलेटेड होता है कुछ ना कुछ, कि पहले आपको क्या किस एज स्टेज में क्या सीखना है और किस एज स्टेज में क्या सीखना है, ठीक है ना। ये चीज़ें रिलेटेड होती हैं। हमसे यहाँ पे बात कर रहा है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे जो है नियमों के साथ खेलों में भाग लेता है तथा दौड़ने धूपने की क्षमता आ जाती है और थोड़ा तार्किक विचार उसके अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका जो होता है ये होता है मिडिल चाइल्डहुड, जिसको कि बोलते हैं मध्य बचपन, ठीक है ना। मिडिल चाइल्डहुड एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चा ना खेलों को नियमों के साथ खेलने लग जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि वो जो गांव के बच्चे खेलते हैं ना, खांचे बने होते हैं, 1 से 3 में कूदते हैं, 3 से 4 में, इस तरह से कूदने वाला खेल, तो ये नियम से खेलने लग जाते हैं, ठीक है ना। और क्या क्या चीज़ें आ जाती है इसमें, शरीर थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लग जाता है। ये जो एज अगर बात करें एज पीरियड की, तो 6 से 12 साल का एज ग्रुप होता है ये, ठीक है ना। लगभग 6 से 12 साल का होता है मिडिल चाइल्डहुड। इसमें 6 से 12 साल के बच्चे का शरीर थोड़ा तगड़ा होने लगता है, वो दौड़ने धूपने की क्रिया भी करने लग जाता है, तथा वो लगभग 10 से 12 का है बच्चा, तो वो लगभग 4th-5वीं क्लास में पहुंचने वाला होता है, तो वो तार्किक रूप से सोचने भी लग जाता है और क्वेश्चन करने लग जाता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिया है, आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और पहले खुद से इसका आंसर बनाने की कोशिश करना है, फिर आंसर पे आना है, ठीक है। तो देखिए पहला जो अभिकथन है, अभिकथन को पढ़ते हैं। अभिकथन हमसे कह रहा है कि कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का ठीक है ना,
आना उत्सव के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि जो गर्ल्स होती हैं जब वो टीन एज में आती है, लगभग 12 से 15 साल की एज में आती हैं, तो उनको मासिक धर्म शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कहीं कहीं पे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और कहीं कुछ संस्कृतियों में इसे छुपा करके रखा जाता है। ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है ये। ठीक है ना। तो ये अगर हम अपने समाज की बात करें तो ये चीज़ें फॉलो अप होती हैं। ठीक है ना। कहीं इसको पॉजिटिव तो कहीं इसको छुपा के रखने की बात होती है। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही हो गया, पर ये क्यों हो रहा है अगर हम वो जानना चाहें, रीज़न जानना चाहें, तो आप ये जान लो कि बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग अलग तरह से होते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल ये सही बात है। बच्चों के लिए उनके जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में अगर हम बात करें, अनुभव जो होता है, एक्सपीरियंसेस अलग अलग होता है, क्योंकि बचपन में ही बच्चे जो चीज़ें देखते हैं कि उनकी संस्कृति में क्या हो रहा है, आगे चल के वो उसी को फॉलो अप करते हैं। ठीक है ना। तो बचपन का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत अहम माना जाता है, बच्चों के लिए बहुत मूल्यवान माना जाता है। जो कुछ भी वो सीखते हैं वो आगे की लाइफ में अप्लाई करते हैं और वो अपने ऊपर धारण कर लेते हैं ये चीज़ें कि समाज में ये प्रथाएं चलती ही हैं। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वही बात है। इसीलिए तो ये चीज़ें, ये कारण सही है, तभी तो दो अलग अलग प्रथा के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है ना। व्याख्या वाला कैसे आंसर करते हैं हम लोग आपको बता दिए थे कि रीज़न पढ़ो, उसके बाद इसलिए आकर के जोड़ दो। जैसे मैं एक बार पढ़ता हूँ कि बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग अलग तरह से होते हैं। अब इसको ना इसलिए जोड़ करके आगे पढ़ो। इसलिए कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्सव के साथ मनाया जाता है, वहीं जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। तो बिल्कुल रिलेट कर रहा है और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ए भी सही है और बी भी सही है और आर भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना। चलो यहां तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। डेवलपमेंट यानी कि विकास के बारे में कह रहा है। तो विकास की अगर हम चर्चा करें तो विकास चैप्टर में डेवलपमेंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है ना। विकास क्या होता है, एक देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक बच्चा मतलब मृत्यु नहीं होती तब तक डेवलपमेंट बच्चे का होता रहता है। ठीक है ना। ये एक अस्थायी होता है। विकास जो होता है अस्थायी प्रवृत्ति का होता है, यानी कि डायनामिक नेचर का होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है डेवलपमेंट को लेकर के। कह रहा है अव्यवस्थित होता है, नहीं, ये व्यवस्थित होता है। डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, एक स्टेजेस में होता है, व्यवस्थित तरीके से होता है। ठीक है ना। दूसरा कह रहे हैं कि पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, नहीं, पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता है, ये प्रत्याशित भी होता है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन कट जाता है। ठीक है ना। कह रहा है कि आपका एक आयामी है, नहीं, ये बहुआयामी होता है। आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट जो होता है बहुआयामी के प्रवृत्ति को फॉलो करता है। ठीक है ना। यहाँ कह रहा है कि ये डायनामिक होता है, गतिशील होता है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है कि विकास जो होता है गतिशील होता है, ये रुकता नहीं है। अलग अलग बच्चे में अलग तरीके से विकास होता है। मैंने पूरा डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ा रखा है, जिसको कोई भी दिक्कत है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक ढूंढ करके इसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तीसरी या पहली क्लास ही होगी शायद, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आराम से मैं कराऊंगा, सारे क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है। आप लोग को ध्यान से इसे पढ़ना है। ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं, देखिए, विकास के बारे में। विकास, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका, इसमें कहना चाह रहा है कि विकास यानी कि डेवलपमेंट शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार से आगे बढ़ता है। देखिए, बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है वो 2 तरीके से होता है। कैसे कैसे होता है, 2 तरीके से होता है। एक होता है सेफेलोकार्डल, ठीक है ना, डेवलपमेंट, ठीक है, एक ये होता है, और एक होता है आपका अभी हम बता रहे हैं, ये पूरा डिटेल में इसको बता रहे हैं। पहला आपका आता है, देखिए,
सिर से पैर की तरफ जो डेवलपमेंट चलता है उसे सेफेलोकार्डल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यही पूछना चाह रहा है कि विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है, क्या कहा गया है। तो शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि अगर एक ये बच्चा है, ठीक है ना, तो कहना ये हो, इसका ये मानना है कि बच्चे का सबसे पहले सिर का विकास होगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर गर्दन का, फिर हाथ का, फिर पैर का, इस तरीके से डेवलपमेंट बच्चों का चलता है, ठीक है ना। तभी आप लोगों ने देखा होगा जो घर में अगर छोटा बच्चा होता है तो जब वो छोटा रहता है, चलने से पहले, खड़ा होने से पहले वो अपने सिर को घुमाने लग जाता है। इधर मम्मी दूध की बोतल लेके आने तो इधर देखने लग जाएगा, इधर करेंगी तो इधर देखने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो इसके पीछे रीज़न यही होता है कि वो क्या काम करता है, सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट होता है, जिसको कि बोला जाता है सेफेलोकार्डल, ठीक है ना। तो ये आप चीज़ें समझ गए होंगे। दूसरा जो होता है वो होता है सेंटर से उसकी तरफ, केंद्र से छोर की तरफ होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले बच्चे का रीढ़ की जो चीज़ें होती है वो डेवलप होती हैं, फिर ऊपर के बाहर की जो अंग होते हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए हाँ, दो नाम, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं, जो जिसको कि हिंदी में कई सारे नाम होते हैं, आप इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल याद रखना। और इसमें जो सिर से पैर की तरफ होता है इसको सेफेलोकार्डल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे शीर्षगामी भी बोलते हैं, और इसे जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है इसको बोलते हैं सेंटर से लेकर बाहर की तरफ डेवलपमेंट इसमें होता है। तो ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये हमसे सेफेलोकार्डल की बात कर रहे हैं, तो सिर से पैर की ओर, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ गए। अगर ये केंद्र से छोर तक होता तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आराम से हम सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें एक पहले अभिकथन ए दे रखा है जिसमें कह रहा है कि किशोरों पर, देखिए किशोरावस्था क्या होती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे तूफान की भी एज कहा जाता है। कह रहे हैं किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो किशोर होते हैं बच्चे, मतलब जो टीन एज के हो जाते हैं, 12 से लेकर के 18 या 19 साल के एज के होते हैं, कह रहे हैं उन पर फिल्मों और विज्ञापनों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। वह उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं, बिल्कुल प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चा टीन एज में होता है उसके अंदर ना एक अलग ललक रहती, एक अलग तूफान की एज रहती, उसी को गैंग एज भी बोला जाता है, उसी को वीर पूजन एज भी बोला जाता है। मतलब कि आप देखते होंगे बच्चा फिल्म में देख करके आएगा, अगर मान लो अगर वो भगत सिंह की कोई फिल्म देख के आता है तो उसके अंदर देशभक्ति जग जाती है, ठीक है ना। तो उसके व्यवहार में बिल्कुल मूल्यों में चेंजेस आ जाते हैं कि वो उस तरीके से एक्टिविटी करने लग जाता है। तो ये यही कह रहे हैं कि क्या विज्ञापनों और फिल्मों का फर्क पड़ता है बच्चों के, किशोर बच्चों के? तो बिल्कुल पड़ता है जी। तो ये तो सही बात कह दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो अब इसके पीछे इन्होंने तर्क क्या दिया है उसको जान लेते हैं। कह रहे हैं कि मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीय संस्था है। बिल्कुल सही है। देखिए द्वितीय और प्राथमिक संस्था क्या होती है, प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं क्या होती हैं, ये देखिए समाज में दो तरह की संस्थाएं डिवाइड की गई हैं जो कि बच्चों के डेवलपमेंट पे प्रभाव डालते हैं। प्राथमिक जो वो होता है, क्या कहते हैं कि संस्था होती है, उसमें आपका परिवार आता है। बच्चा जहाँ पे रहता है परिवार में उसे प्राथमिक बोलते हैं। परिवार से जस्ट बाहर निकलते जितनी चीज़ें आती हैं उसे द्वितीयक बोला जाता है। चाहे वो स्कूल हो जाए, समाज हो जाए, फिल्म हो जाए, इंडस्ट्री हो जाए, दोस्त हो जाए, कोई भी हो जाए, वो द्वितीयक समाज में आते हैं। ये प्राथमिक समाज होता है परिवार, ठीक है ना। तो ये यही कह रहे हैं कि मीडिया जो है किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। बिल्कुल ये सही बात है। और इसी वजह से ये चीज़ें होती हैं कि किशोरों पर विज्ञापनों और फिल्मों का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसका है, ठीक है। तो नियम हमने बता दिया, इसलिए लगा के आप पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भी ट्रू है, आर भी, इसका रीजन भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो पहले ही ऑप्शन पे ये ऑप्शन दिया होता है आपको, ठीक है ना। ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
इसमें देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। मैं इंग्लिश वाला थोड़ा छुपा देता हूं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आप लोगों को पता है सीडीपी के क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए इसमें कह रहा है कि रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। ठीक है ना, रमेश एक बच्चा है जिसको अपने दोस्त का पेन क्या लगता है, बहुत आकर्षक लगता है। ठीक है, वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वो उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास की किस चरण में है। ठीक है ना, देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कई चरण बताए थे, जिसमें अगर मैं बात करूं जब बच्चा हो जाता है, आप देखेंगे मध्य बाल्यावस्था की तरफ होता है, लगभग 4 से लेकर के अगर हम 10 साल के बीच के एज की बात करें, तो बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी आ जाती है ना, वो वाहवाही लूटने के लिए कुछ काम करते हैं। ठीक है ना, जिसको कि इंग्लिश में गुड गर्ल और गुड बॉय, बैड गर्ल बैड बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, बच्चा कुछ काम तो इसलिए करता है कि उसे लोग अच्छा बोले। जैसे कि घर में अगर मान लो मम्मी ने कोई सामान मांगा बच्चे से, तो वो तुरंत उठा करके ले जाएंगे। मम्मी अगर थोड़ी सी तारीफ कर लेंगी, वाओ यू आर ए गुड गर्ल, यू आर ए गुड बॉय। ठीक है ना, तो वो बस यही सुनने के लिए लालायित रहते हैं, और जो काम होता है उसे फटाफट से कर देते हैं। और कई बार बैड सुनने के लिए डरते रहते हैं कि हम कोई ऐसा काम ना कर दे कि जिससे हमें कोई भी बुरा लड़का या बुरी लड़की बोले। ठीक है ना, बैड गर्ल बैड बॉय बोले। ठीक है, तो ये जो इन्होंने अवधारणा दी थी कोहलबर्ग ने, उन्होंने यही कहा था कि ये कई सारे स्टेजेस होते हैं जिनको कि अलग अलग स्टेज में अलग अलग अवधारणाएं होती है बच्चों के अंदर। तो यहाँ पे ये बच्चा बताओ जो रमेश है वो किस चीज से डर रहा है कि उसके जो अभिभावक है, जो माता पिता हैं, उसे बुरा बालक बोलेंगे। ठीक है ना, बैड बॉय बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन सी अवधारणा लग जाएगी, यांत्रिक सापेक्ष अभियंता वाला तो लगेगा नहीं। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ऑप्शन आपके चारों दिख जाए। हाँ, दूसरा क्या कह रहा है, सजा व आज्ञाकारिता अभिविन्यास नहीं, यहाँ मार खाने के डर से नहीं वो चुरा रहा है कि चुराना छोड़ दिया कि पिटाई होगी, तो अगर पिटाई की बात आती तो ये होता आंसर। ठीक है ना, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास नहीं, ये भी नहीं है, सोसाइटी से नहीं वो डर रहा है, वो ये डर रहा है कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास है। ठीक है ना, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो डर रहा है कि अभिभावक उसे बुरा लड़का समझेंगे। ठीक है ना, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। बाकी जब मैं चैप्टर कराऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो इनको इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सीधा हम क्वेश्चन के आंसर को डिस्कशन करना चाह रहे हैं। जब अगर आपको डाउट लगता है कि इस पर कोई डाउट है, आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं इन सारे टॉपिक्स को पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। हाँ, इसमें आपसे कह रहा है कि किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है। ठीक है ना, तो देखिए एक बच्चों की जो एज आती है, उसमें एक एज ऐसी आती है जब बच्चे को केवल एक पहलू दिखता है। ठीक है ना, जैसे बच्चा अगर इस पेन की लंबाई के बारे में देखेगा ना, तो वो उसकी मोटाई पे बिल्कुल उसका ध्यान नहीं जाएगा, केवल और केवल लंबाई की बात करेगा। अगर उसकी टिफिन में 4 खाने हैं और उसकी ऊंचाई हाइट में है ना, तो वो बच्चा केवल हाइट पे फोकस करेगा, उसकी चौड़ाई पे नहीं जाएगा। यानी कि जैसे मान लो अगर एक लंबी बोतल है और एक थोड़ा सा चौड़ा बोतल है, मान लो बर्तन है, बड़ी बोतल का दूध इसमें डाल दिया जाए, तो उस टाइम वो केवल लंबाई पे फोकस करेगा, इसको देखते ही कहेगा कि इसमें कम है, केवल एक ही पहलू पे फोकस करता है। ठीक है ना, तो ये जो चरण होता है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है बच्चों की। ठीक है ना, तो अगर ये सारी चीजें मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी हम उस पर केवल फोकस करेंगे। कह रहे हैं किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू, देखिए कहा ना एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो ये कौन सी एज होती है, प्री ऑपरेशनल एज होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं इसको, संक्रियात्मक कहते हैं इसे। ठीक है ना, तो ये इस स्टेज में बच्चा केवल एक पहलू पे फोकस्ड रहता है, उसे दूसरी चीज नजर नहीं आती है। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन ऐसी स्टेज होती है जिसमें प्रत्यक्ष जो चीजें दिखेगी दुनिया में उसी को वो मानेगा।
ठीक है ना। अगर जैसे उसे जापान नहीं दिख रहा है ना, तो वो मानेगा ही नहीं बच्चा कि जापान एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि उसे दिख नहीं रहा है। अगर ये पेन एग्जिस्ट कर रही है तो कहेगा हाँ पेन होती है, और अगर नहीं देखेगा तो कहेगा पेन नहीं होती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था थोड़ी सी और एज बढ़ने पे आ जाती है, जब वो किशोरा अवस्था में जाता है, तब वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को भी सॉल्व करता है, जो इमेजिन करता है, ठीक है ना, जो कि प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस पे केवल एक पहलू पर काम करता है बच्चा, एक ही चीज दिखती है उसे। 8वें क्वेश्चन तक आप लोगों का क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है ना, इसमें देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे। क्वेश्चन जो 9 है इसमें आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्ष निहितार्थ है। ठीक है ना, एक कक्ष निहितार्थ है। अच्छा, लेव वाइगोत्स्की से देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा है। पहला ऑप्शन अगर हम देखें, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। ठीक है ना, ये मात्रा लिखा हुआ है, मात्रा में बदलाव करें। ठीक है, अच्छा ये क्या है, देखिए लेव वाइगोत्स्की का ये कहना था कि आप लोगों ने स्केप फोल्डिंग वर्ड सुना होगा। जैसे अगर कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, ठीक है ना, किसी प्रॉब्लम में अगर फंसा हुआ है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर पाए। बस आपको सपोर्ट देना है। ठीक है ना, कि ऐसे टीचर को बोलते हैं कि सपोर्टकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। केवल वहाँ पे एक इसका एक और वर्ड होता है, मुझे अभी एकदम क्लिक नहीं हो रहा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसे भी। तो यहाँ पे बच्चा ना केवल और केवल क्या करता है, सॉरी टीचर जो होता है, कौन सा दाता कुछ बोला जाता है, ये एकदम से क्लिक नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, तो वो बस सपोर्ट करते हैं। इसमें इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केप फोल्डिंग। ठीक है ना, तो ये यही कह रहे हैं निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाले एक कक्षा निहितार्थ है। ठीक है ना, क्या निहितार्थ है कि जो स्केप फोल्डिंग दे रहा है टीचर, पाड़ इसको हिंदी में बोलते हैं, जो पाड़ दिया ढांचा दे रहा है, उसकी मात्रा और उसके स्तर को बढ़ाए। ठीक है ना, तो शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद, यही इसी को, जो बच्चा किसी काम में फंसा हो, जैसे मान लो आपके घर में छोटे बच्चे होते होंगे, ठीक है ना, मान लो वो साइकिल चला रहे हैं और वो कहीं फंस रहे हैं, तो आप पीछे से उसको थोड़ा सा सहारा दे देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर वो चलाने लग जाता है। तो इसी जो आपने थोड़ी सी मदद करी, इसी को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। ठीक है ना, तो वही ये कह रहे हैं कि दी जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में बदलाव करे। ठीक है, तो यही चीजें इसमें उन्होंने कक्षा में निहितार्थ की बात की है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन अगर हम पढ़ना चाहें तो इसमें वो चीज़ें नहीं कही हुई है। जैसे बी में कह रहे हैं कि शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए। नहीं, उद्दीपक और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करने की कोई बात नहीं कही है उन्होंने। ठीक है ना, शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के शुद्धिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। भाई सकारात्मक शुद्धिकरण दोगे, नकारात्मक थोड़ी ना कि आप गलत तरीके से बच्चे को सिखाओगे कोई चीज़, ये तो गलत हो गया। अगला कह रहे हैं कि शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करने चाहिए। स्मृति मतलब ये स्मृति वर्ड ही नेगेटिव होता है कि क्या रटने की, जो याद रखने की क्षमता है उसमें बढ़ावा करेंगे, बढ़ाने के लिए रणनीति बनाएंगे, ये गलत होगा बच्चे के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये इसके फोल्डिंग से रिलेटेड था आपका, यहाँ पे आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से 10वें क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है ना, आपने देखा होगा बच्चों के अंदर क्या बोला जाता है कि नैतिक विकास होता है। इसके अगर प्रतिपादन की बात करें, ठीक है ना, नैतिकता की अगर सपोर्ट की बात करें तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है बी ऑप्शन, बच्चों के अंदर नैतिक विकास की जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसने किसने किया था, कोहलबर्ग ने किया था। ठीक है ना, मैं एक चैप्टर लेके आऊँगा, एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको सारे जितने भी ये रहे हैं आपके, चाहे कोहलबर्ग हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, बीएफ स्किनर हो गए, सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा किसकी क्या विचारधारा थी और कौन किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है ना, चलो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोहलबर्ग का हो जाएगा। हाँ, 10वें से अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, अभी हमने आपको वाइगोत्स्की के जो स्केप फोल्डिंग वाला टॉपिक था उसको डिस्कस किया है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
यहाँ ये कह रहे हैं 11th नंबर पे कि वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करता है। तो ये आपका जो करता है स्कैफोल्डिंग। यही मैंने बताया ना कि समीपस्थ मतलब बच्चा किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बहुत करीब पहुंच चुका है, बस उसे अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे कि साइकिल सीखने वाला एग्जांपल आपको मैंने दिया है, सेम उसी चीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पाड़ इसको बोलते हैं, ढांचा भी बोलते हैं, या स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। आप लोग स्कैफोल्डिंग याद रखना कि किसी काम को बच्चा कर रहा है, आपने थोड़ी सी हेल्प कर दी और वो बच्चा उस काम को पूरी तरीके से कर लिया, ठीक है ना। इसे बोलते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र से दूरी तय करना या सहायता देना, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि ये किसकी अवधारणा है, वाइगोस्की की अवधारणा है। तो चलो ये सारी चीज़ें आप लोग अगर कमेंट करेंगे कि सर पेपर के साथ साथ हमें चैप्टर भी पढ़ने हैं, हमने नहीं पढ़ा है, तो मैं उसको भी करा दूंगा। अभी तो मेरा जो मोटिव है 20 जो है प्रीवियस ईयर पेपर सेट डिस्कस कराने का है, ठीक है, 20 पेपर सेट कराऊंगा। चलो अगला आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहना चाह रहा है आपसे, कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है ना, हार्वर्ड गार्डनर बहु बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है, ठीक है ना। तो देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने ये इस चीज का विरोध किया था कि बच्चों के अंदर बुद्धि जो होती मतलब स्थिर नहीं होती कि केवल एक ही बुद्धि होती है। उनका ये मानना था, इन्हें ही हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत। कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको ये भी याद रखना है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इनका ये कहना था कि हर एक फील्ड में अपनी अहम भूमिका निभाने वाला, अच्छा परफॉर्म करने वाला बच्चा अलग अलग बुद्धि रखता है। जैसे अगर कोई बच्चा अच्छा गाना गा रहा है तो उसकी जो बुद्धि है वो संगीतिक है, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा मान लो आर्किटेक्ट है, उसे जगह की अच्छी नॉलेज है, तो उसकी जो बुद्धि है क्या है, स्थानिक बुद्धि है कि वो स्थानों की समझ रखता है, ठीक है ना। और मान लो जैसे कोई टीचर है, पढ़ा रहा है, तो वो सृजनात्मक बुद्धि रखता है, क्रिएटिव थिंकिंग इंटेलिजेंस रखता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई माली है जो इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, तो उसकी प्राकृतिक बुद्धि होती है। तो उन्होंने कहा था अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग बुद्धि होती है। उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार दिए थे, ठीक है ना, जिसमें से कई सारे तो शामिल है। इसमें पूछ रहा है 8 में कौन सा शामिल नहीं है, पर आपको 8 नहीं याद रखने हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने शायद सृजनात्मक की बात कर दी, सृजनात्मकता उनके लिस्ट में थी ही नहीं। उनके लिस्ट में थी आपके प्राकृतिक बुद्धिमत्ता थी, भाषाई बुद्धिमत्ता थी, सांगीतिक बुद्धिमत्ता थी, स्थानिक बुद्धिमत्ता थी, शारीरिक बुद्धिमत्ता थी। इस तरीके से कुल 8 थी, जिसमें से उन्होंने क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात नहीं कही है अपने उसमें। तो उन्होंने इस क्वेश्चन में यही पूछा कि कौन सा शामिल नहीं है। तो आप ये याद रखोगे कि जो क्रिएटिव है, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता है, ये उनके बुद्धि के जो सीरीज है 8 जो 8 पार्ट है उनके, उसमें शामिल नहीं है। तो ये फिर से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इस चीज़ को आपको दिखा भी दूंगा कि टोटल जो 8 बुद्धि के नाम है वो क्या है। पर मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं बुद्धि वाला चैप्टर लूंगा उसमें सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी होता है अगर आप एक क्वेश्चन समझ गए तो। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। विवेचनात्मक चिंतन से मतलब होता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें बच्चा खुद के विचारों से, खुद के आंतरिक मन से अलग अलग तरीके से सोच करके क्वेश्चन का आंसर दे। ऐसा क्वेश्चन जो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग पे बेस्ड हो, जिसके कि आंसर कई तरीके से दिए जा सके, वो सारे क्वेश्चन किस कैटेगरी में आते हैं, विवेचनात्मक कैटेगरी में आते हैं। तो हमें यहाँ पे ओपन एंडेड यानी कि खुले विचार वाला क्वेश्चन पकड़ना है, कौन सा होना चाहिए। तो आपके सामने ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, देखिए कौन सा है जो खुले विचारों वाले को सपोर्ट कर रहा है। पहला क्या कह रहे हैं कि 4 9 इतने और इतने का जोड़ क्या होगा। भाई ये तो करेक्ट आंसर है, ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। दूसरा कह रहे हैं ये बी ऑप्शन में कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, ये भी एक फिक्स डेट है, ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया आपका। तीसरा ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, ये भी फिक्स आंसर वाला हो गया, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इससे कोई विवेचनात्मक चिंतन तो कर ही नहीं पाएगा बच्चा, डायरेक्ट रट के आंसर दे देगा। आपके सामने जो 4th ऑप्शन दिया है यहाँ पे कह रहा है कि
हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर अब बच्चा कई तरीके से देगा। हर बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, वो क्या सीख रहा है, वहां पे लड़के और लड़कियों को लेकर के क्या विचारधारा है, उससे कैसे निपटा जा सकता है, अलग अलग विचार अपने व्यक्त करेंगे। तो यही विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाला आपका क्वेश्चन बन जाएगा इन चारों में, ठीक है ना। तो यही डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, अच्छा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, चीज़ें अच्छी लगी रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के और अच्छे कंटेंट लाने के लिए, ठीक है ना। तो आप हो सकता है कि सारे प्रीवियस ईयर बुक या कहीं से ना पढ़ पाए, वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ी हेल्प करके आपको अच्छे से सारा पेपर 20 पेपर सेट सॉल्व करवा दूंगा इसके लिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखिए, इसमें क्या कह रहा है। अभिकथन पहले दिया हुआ है। अभिकथन में आपसे ये कहना चाह रहा है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज की बात कर रहा है, पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत होता है। जहां पे भी मानकीकृत वर्ड आ जाता है ये नेगेटिव वर्ड होता है। आप कभी भी बच्चे को एक पैटर्न फिक्स ढर्रे पे कोई चीज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ये कथन अभिकथन क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। तो जब पहला अभिकथन तो गलत हो गया, ठीक है। रीजन देख लेते हैं। और एक चीज मैं आपको और आंसर करना सिखा दूं, अगर कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है जिसका अभिकथन ही गलत हो जाए, तो उसका रीजन कभी भी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, ना ही वो सही हो सकता है। भाई गलत चीज को कौन एक्सप्लेन करेगा, आप गलत चीज का एक्सप्लेनेशन कभी सही हो ही नहीं सकता। तो आप चाहे तो केवल यही पढ़ के आंसर कर सकते हैं जिसमें दोनों गलत हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे डी ऑप्शन दे रखा है आपको, बोथ ए एंड आर दोनों फॉल्स है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। जब कभी भी आपके सामने ये आ जाए कि अभिकथन गलत, आपने 100% श्योर हो गए कि अभिकथन गलत है, तो उसका रीजन तो कभी सही हो ही नहीं सकता। कभी गलत कथन का सही रीजन कहां से आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम रीजन पढ़ लेते हैं। कह रहा है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करता है। देखिए भाई, समावेशी का मतलब होता है सभी को समान नहीं बनाना होता है। जो जिस कैटेगरी का सीखने लायक है उसको उस कैटेगरी की शिक्षा दी जाती है, ये होता है समावेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि मतभेद जो है उसको हटाओ और सीधा सीधा सबको एक समान बनाने की कोशिश करो, ये गलत होता है। तो यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसका आंसर अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों ही गलत है। समझ पा रहे हो ना आप लोग क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग अपने पेपर के 50% डिस्कशन कर लिया है, ये 15वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन का डिस्कशन इसमें करेंगे। आपको CDP 30 नंबर की 30 क्वेश्चन की आती भी है, ठीक है ना। हम लोग उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे कह रहा है शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक जो टीचर होते हैं जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे को बढ़ावा मिलता है। देखिए अगर आप ये बातें करते हैं कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है और उसको इग्नोर करके बच्चों का सपोर्ट करते हैं, आप कभी ये बात नहीं करते कि ये मैथ है तो केवल लड़के सॉल्व करेंगे, लड़कियां नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों का अगर आप सपोर्ट करते हैं तो ये जेंडर समानता की बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। शिक्षकों में जेंडर तटस्थ वर्ड आ गया, भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना, कि दोनों के लिए एक जैसी बातें करनी चाहिए, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। ऐसी बातों पे अगर चर्चा कर रहा है तो जेंडर सामाजिक संरचना, ये बातें आप उजागर कर रहे हैं बच्चों के सामने, तो आप क्या काम कर रहे हैं, जेंडर समानता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, समता होता है, जेंडर समता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन पे दे रखा है। जेंडर रूढ़िवादिता तब होता है जब आप ये कहते कि पहले ये होता था कि लड़कियों के लिए ये काम बटा है, लड़कों के लिए ये काम बटा है, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता हो जाता है। अगर उसी तरीके से तो होता जेंडर भेदभाव हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, मीन्स की जेंडर समता की बात हो रही है, ठीक है ना। तो समझ गए। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। हम अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जेंडर चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं ये उम्मीद मान के चलता हूँ कि ये आपका पहले से चीज़ें टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, हम बस प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक्सप्लेन तो करेंगे लेकिन उतना डिटेल में नहीं करेंगे जितना करना चाहिए। यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस्ड रहेंगे। चलो आपका क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है।
इसमें कह रहा है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए। ठीक है ना, समावेशन की बात कर रहा है। पहले ऑप्शन में देखिए क्या कहना चाह रहा है कि कह रहा है उनको पृथक्करण करके शैक्षिक संस्थानों में भेज दिया जाए। गलत है भाई। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से दिखाता हूं। कह रहा है विशिष्ट आवश्यकता, मान लो कोई बच्चा विकलांग तो अब वर्ड बोला नहीं जाता, दिव्यांग है। मान लो उसको आंखों की विजुअलाइजेशन थोड़ी लो है, या कान से कम सुन पा रहा है, या चल फिर कम पा रहा है, तो क्या आप उनको अलग करके दूसरी संस्थान में भेजेंगे? ये बिल्कुल गलत है, ये समावेशन के खिलाफ है। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन आपको क्या कह रहा है कि इनको केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए। पहली बात तो केवल वर्ड आते ही ये गलत हो गया, आप क्यों केवल व्यावसायिक शिक्षण देंगे? ठीक है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे सामान्य स्कूलों में पढ़ सके। देखिए, समावेशी शिक्षा का हक तो है, लेकिन सामान्य स्कूलों में ही क्यों पढ़ेंगे? वो तो जहां सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी गलत हो जाता है। आगे क्या कह रहा है, इनको किसी प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, यहां पे कुछ तो डाउट हो रहा है मुझे, जरा देखिए। डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत दे रहा है कि इनको किसी भी प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है ना, अच्छा सी वाला तो बिल्कुल सही लग रहा था, इसको जरा देखिए। इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे सामान्य रेगुलर स्कूल में पढ़ सके। बिल्कुल, रेगुलर स्कूल से इनका मतलब यह है कि जिस स्कूल में अन्य बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें भी जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ सके। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो सी होगा। ठीक है ना, सॉरी फॉर माई लिटिल बिट मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो समावेशी शिक्षा का हक होता है सबको, और ताकि वो जो अच्छे बच्चे हैं, जहाँ पे सारे टाइप के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहीं पे ये भी पढ़ सके। ठीक है, तो 16 का क्वेश्चन का आपका क्लियरेशन हो गया अच्छे से। तो अब हम आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है ना, 17 में क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िए। इसमें कह रहे हैं कि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है। ठीक है ना, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। कह रहा है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत करना। पहली बात तो मानकीकृत स्टैंडर्डाइज वर्ड आ जाता है, तो ये गलत माना जाता है, तो ये आपका ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि लंबी अवधि की लिखित परीक्षा, भाई रिटन परीक्षा की किसी भी परीक्षा को फोकस करके आप बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। कह रहा है तनाव में काम करने की क्षमता का प्रशिक्षण। तनाव में काम करने के लिए आप क्या किसी को प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि आप टेंशन में कैसे काम करेंगे? ये भी गलत हो जाता है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि समावेशन के शिक्षण में मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसको कि देखने में प्रॉब्लम है, तो आप उसके ऐसे बैठने की व्यवस्था करो कि जिससे कि जो आपका बोर्ड है वो उसे और नज़दीक लगे, यानी उसको आप आगे बैठा सकते हैं। ठीक है ना, मान लो कोई बच्चा सुनने में दिक्कत है, उसको आप आगे बैठा सकते हैं कि पीछे उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप बैठने की व्यवस्था करके सीखने में अक्षमता वाले बच्चों को उचित समावेशन दे सकते हैं। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। 18th क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहलवाना चाह रहा है, उसकी बात कर लेते हैं हम। कह रहा है समावेशी स्कूल को चाहिए कि वे, मतलब इंक्लूसिव स्कूल कैसा होना चाहिए उसकी बात कर रहा है। कह रहा है पहला ऑप्शन कि विविधता को समझे, बिल्कुल समझे, स्वीकारें, बिल्कुल स्वीकार करें, और महत्व दे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। समावेशी स्कूल का मतलब यही होता है कि जिस तरीके से भी बच्चा आ रहा है, चाहे उसके अंदर कुछ भी कमी है, कुछ भी एक्स्ट्रा है, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो और उस हिसाब से उनको ज्ञान दो और शिक्षा दो। ठीक है ना, तो इसमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। बाकी आप ऑप्शन देखेंगे, पृथक की बात कर दिया, ये गलत हो गया। मानकीकरण की बात कर दिया, ये गलत हो गया। मनोवृत्त विकास कथन पर दया दिखाओगे क्या बच्चों पे, ये गलत हो गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ए हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है कि रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता है। रचनात्मकता की क्या विशेषता होती है, क्या विशिष्ट पहचान होती है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना,
तो देखिए रचनात्मकता दो तरीके की होती है। एक होता है कि बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है और अलग अलग चीज़ों को स्वयं से डेवलप कर रहा है। दूसरा क्या है कि उसके अंदर कोई आइडिया आ रहा है, विचार उत्पन्न हो रहे हैं और उस विचार की मौलिकता को वो फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, कि जैसे मैं हूं पढ़ा रहा हूं, मेरे अंदर कोई विचार जन्म ले रहे हैं और उसकी मौलिकता क्या है उसको फॉलो अप करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं अच्छे से। तो एक ये भी रचनात्मकता को सपोर्ट करता है। तो रचनात्मकता के दो पहलू होते हैं, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग से कि बच्चा अलग अलग तरीके से करके सीख रहा है, प्रैक्टिकल चीजें सीख रहा है। दूसरा आइडिया भी, उसके आइडिया विचारों की मौलिकता भी, कि उसके अंदर ओरिजिनलिटी कितनी है, अपने खुद के विचार, जो मेरे अंदर विचार आ रहे हैं आपको समझाने के लिए, इसको लेकर के कितना ओरिजिनल मेरा विचार है, ये भी किसको सपोर्ट करता है, रचनात्मकता को। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए अभिसारी सोच, अभिसारी तो बिल्कुल गलत है, डाइवर्जेंट होता है। यहां देखिए कह रहा है ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज, विचारों की मौलिकता, ये बिल्कुल सही है आपका। अगला कह रहा है कार्यों को दोहराने के लिए वरीयता देना, नहीं। कह रहा है कि विचार में केंद्रीयता, ये भी गलत है। ठीक है ना। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं, फटाफट से इनका डिस्कशन भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहना चाह रहा है कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना। तो देखिए समावेशी शिक्षा के संदर्भ, समावेशन हमने कई बार क्वेश्चन ले लिया, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छे से पढ़ना है। कह रहे हैं समावेशन में विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूल प्रस्ताव होता नहीं, समान रेगुलर स्कूल में ही बच्चे जाते हैं, ये गलत हो गया। आपसे बी ऑप्शन में कहना चाह रहा है, ये बी ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया जुड़ी हुई होती है, प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन आर कनेक्टेड, ये बिल्कुल सही है। मतलब जो समावेशन है, चाहे वो किसी भी विचारधारा से, किसी भी डिसेबिलिटी से बच्चा आता है, बाहर की जो बहिष्करण हुआ है उसका जुड़ाव होता है किसके साथ, समावेशन के साथ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कह रहा है समावेशन केवल वर्ड आते ही, ये भी आप काट दीजिए, विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की अनुताय, गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है समावेश सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए पाठ्यक्रम में मानकीकरण वर्ड आ गया, ये भी कर दीजिए। तो देखिए बाकी सारे ऑप्शन अपने आप ही कट जाते हैं, केवल बी ऑप्शन ही सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी 20 नंबर का भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कहलवाना चाह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समावेशन से है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। इसमें आपसे कहना चाह रहा है ये कि इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा उदाहरण है। मतलब एक तरह से डाइवर्जेंट थिंकिंग की, जहां से बच्चे का चौतरफा विकास हो, बच्चे के अंदर कोई भी रोक टोक ना हो, ऐसी कक्षा की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्यपुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है। नहीं भैया, कभी भी पाठ्यपुस्तक की बात आ जाए तो वो नेगेटिव आंसर आ जाता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि एक कक्षा जहां जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाएगा, क्या इस पे मूल्यांकन पे निर्धारित करोगे, ये समावेशन रचनावादी कक्षा नहीं है। ठीक है ना। रचनावादी कक्षा क्या है, अभी आगे ऑप्शन आएगा तो उस पर बात करेंगे। अगला सी ऑप्शन क्या कह रहा है, एक सेकंड, पेज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। हाँ, सी ऑप्शन पे आ जाते हैं अपने। सी ऑप्शन कह रहा है कि एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। नहीं, पुरस्कार नेगेटिव में आता है कि आप केवल पुरस्कार देकर के बच्चों को पढ़वाना चाह रहे हैं, तो ये गलत होता है। चौथा कह रहे हैं कि एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल सही है, जहां पे भी ग्रुप स्टडी की बात आ जाए, ग्रुप डिस्कशन की बात आ जाए, विचार विमर्श की बात आ जाए, साथ रहकर सीखने की बात आ जाए, इन्वायरमेंट से सीखने की बात आ जाए, स्टूडेंट केंद्रित की बात आ जाए, वो समावेशन रचनावादी क्लासरूम और क्लास शिक्षा को सपोर्ट करता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो, क्वेश्चन अगर एक बार में आप लोगों को नहीं दिखता है तो मैं आगे से कोशिश करूंगा कि एक ही स्लाइड में लगाऊं, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसलिए हम बड़ा क्वेश्चन लगाना चाहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, 22वें क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है। पॉजिटिव लर्निंग की कौन बढ़ावा देगी, जिससे कि बच्चा अच्छे से सीख सके। ठीक है ना। तो कह रहा है अन्वेषण और चर्चा, मैंने अभी बात किया, जहां चर्चा की बात हो, डिस्कशन की बात हो, ग्रुप की बात हो, वो सारे आंसर पॉजिटिव होते हैं। तो यहां अगर
कहीं ग्रुप बनाया जाए, वहाँ पे चर्चा की बात हो, खोजबीन की बात हो, तो ये बिल्कुल ही सपोर्टिव आंसर होता है। कह रहा है अनुकूलन, अनुकूलन है आंसर सही, लेकिन उतना आंसर सही नहीं है जितना ए सही है अभी तक। मानकीकृत मूल्यांकन, काट दीजिए स्टैंडर्ड मानकीकृत, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, मानकीकृत मूल्यांकन वर्ड देखते ही आप इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, बार बार वेधन और अभ्यास, रटने वाली प्रवृत्ति नहीं कर सिखानी होती, ये भी गलत है। आप चाहते हैं कि अच्छे से बच्चा सीखे और अच्छा सीखने में बढ़ावा मिले उसे, तो आप क्या करेंगे, अन्वेषण और चर्चा वाली क्लास को प्रमोट करोगे। तो ये आपका 22 क्वेश्चन हो गया। फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बचे हुए 8 क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है। देखिए, समस्या समाधान प्रक्रिया क्या होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे बच्चा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करके आगे बढ़ सके। तो आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो इस काम को करने में बाधा डालता है, ठीक है ना। अनुरूपित सोच, तो ये बाधा तो नहीं डालेगा, ठीक है ना, 23 है ना, तो ये अनुरूपित सोच है। तो ये तो अगर आप उसी किसी काम के अनुरूप सोच रहे हैं तो अब तब तो आप उसका और अच्छे से समाधान कर पाएंगे, ये सही है, इसलिए आंसर नहीं है। कलन विधि, एल्गोरिथम, हाँ, अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्व करने के, देखो एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी समस्या को स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करा जा रहा है, उसी को बोला जाता है एल्गोरिथम। तो अगर आपको समस्या सॉल्व करने के स्टेप्स पता हो गए तब तो ये सहायक हो गया समस्या समाधान में, तो ये भी आंसर गलत है। कह रहा है स्वानुभविक, तो ह्यूरिस्टिक मेथड, ये बच्चा खुद करके सीखता है, ये तो बिल्कुल ही पॉजिटिव है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। पूछा इसने बाधक है, तो कह रहा है अनुक्रिया समुच्चय, रिस्पॉन्स सेट, ये बाधक बन सकता है, क्योंकि बच्चे को आप समस्या समाधान करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, अगर वो नकल करता है, अनुक्रिया समुच्चय को फॉलो करता है, तो वो हो सकता है किसी को देख करके आगे का काम करे, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला सही कर रहा हो, अपने विचारों से अगर करेगा तो वो सही करेगा। तो ये यहाँ पे बाधक का काम कर सकती है कि अगर सामने वाला गलत है जिसकी अनुक्रिया कर रहा है तो ये भी गलत कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। अब बहुत जल्दी हम लोग अपने इस क्लास के एंड तक पहुंचने वाले हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। बस 20 क्लास कराऊंगा CDP का, मैं गारंटी से कह रहा हूं। अगर आपके 30 में 30 ना सही हो जाए तो आप कहिएगा, एक एक क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कह रहा है अपनी सोच के बारे में अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है, ठीक है ना। तो बताइए, खुद की सोच के बारे में जो सोच होता है इसे बोला जाता है मेटाकॉग्निशन बोला जाता है, अधिसंज्ञान बोला जाता है। कि बच्चा खुद कोई चीज सोच रहा है और उसके बारे में ही सोच रहा है, सोचने के बारे में ही सोचना। कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अगर ये सोचूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, कुछ लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है, अगर मैं अपनी सोच, जो हमने सोच डेवलप की है आपको पढ़ाने की, उसी के बारे में अगर मैं सोच रहा हूं, तो इसी को बोला जाता है मेटाकॉग्निशन, यानी कि अधिसंज्ञान, खुद से खुद का संज्ञान करना, खुद के विचारों को जानना और समझना, ये अपनी सोच के बारे में सोच रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बाकी ऑप्शन थोड़ा देखिए, रटना ये सब गलत ही है, सामान्यीकरण और मानकीकृत हो गया, ये सारी चीजें गलत है। यहाँ पे मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान बिल्कुल सही है। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कह रहा है किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो देखिए कैसी गतिविधि पे आप अगर बच्चे को हिस्सा लेवाएंगे तो वो अच्छे तरीके से सीखेगा। कह रहा है गैर संदर्भित गतिविधियों में पार्टिसिपेट करे से अच्छे तरीके से नहीं सीखेगा, गलत है, संदर्भित होंगी, सपोर्टिव में घुसेगा तो अच्छा सीखेगा। कह रहा है यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियां नहीं, भैया केवल कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन करना सिखा रहे हैं तो वहां क्या ही सीखेगा बच्चा, तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाता है। प्रभावी ढंग से सीखने की बात करी गई है, पॉजिटिव पकड़ना है। कह रहा है अर्थपूर्ण गतिविधियां बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगर आप अर्थपूर्ण गतिविधियों में पार्टिसिपेट करवाओगे बच्चों को तो वो प्रभावी ढंग से चीजें सीख पाएगा। और डी ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है कि ऐसी गतिविधियां जो शिक्षकों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित, अरे भैया जब टीचर ही सब कुछ कर देगा तो उसमें बच्चा क्या ही सीखेगा, करके सीखने की बात करी जाती है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। अर्थपूर्ण अगर गतिविधि पे आप पार्टिसिपेट करवाओगे बच्चे को तो वो बहुत ही प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 26, और बहुत जल्दी हम लोग इस वीडियो के लास्ट में पहुंचने वाले हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब और चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लो।
आप देखिए 26 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है बच्चों की सीखने की प्रक्रियाएं, बच्चों की जो सीखने की प्रक्रियाएं हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं। देखो, अगर बच्चा सीखता है तो उसकी संस्कृति, सामाजिक, इन्वायरमेंटल और दोस्त यार, स्कूल कैसा उस पर संदर्भ इफेक्ट डाल रहा है, इन सारे संदर्भों का उस पर फर्क पड़ता है। अगर मैं मान लो एक पढ़ाई लिखाई के माहौल इन्वायरमेंट में रहूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा सीखूंगा। वहीं एक बच्चा है वो गांव में अगर ऐसी जगह रह रहा है जहां कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, किसी और काम में लोग लगे हैं, तो वो उन कामों को सीख जाएगा। ठीक है ना। तो वो यही कहने चाह रहे हैं कि बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें किस चीज का संदर्भित होता है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है। बिल्कुल, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में ये सपोर्टिव होती है, सीख सकता है बच्चा। ठीक है ना। अगला क्या कह रहे हैं कि उनकी अनुवांशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। अरे कुछ नहीं है, पता चला कि अनुवांशिकी ऐसे कई लोग देखे होंगे कि बच्चा जो पिता जो होता है डॉक्टर होता है, जरूरी नहीं है कि बेटे को देखते ही आप कह दोगे कि वो डॉक्टरी सीख जाएगा। अनुवांशिक से क्या मतलब होता है, ये नहीं है। ठीक है ना। अगर हम बात देखो डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जितना जितना हेरिडिटी अनुवांशिकता का प्रभाव होता है उतना ही इन्वायरमेंट का होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डालता है इन्वायरमेंट और समाज और संस्कृति डालती है। ठीक है ना। तो ये भी आपका आंसर क्लियर हो गया। ये देखिए आगे क्या कह रहा है, को कड़ी सजा देना, ये सब गलत ऑप्शंस होते हैं। उनके विकास में बाधा उत्पन्न करना, ये सब गलत होते हैं। तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, पहले ही ऑप्शन से आंसर साफ साफ दिख रहा था। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 27। इसमें देखिए क्या कह रहा है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है कि संवाद व चर्चा, कितना टाइम हो गया, हाँ, संवाद व चर्चा की प्रक्रियाएं बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक हैं। संवाद और चर्चा की प्रक्रियाएं बेहतर समस्या समाधानकर्ता में सहायक होती है। बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया ना कि अगर बच्चा डिस्कशन करता है, ग्रुप में पढ़ता है, चर्चा करता है ना, तो ये उसके समस्या को समाधान करने में सहायक होती है। बिल्कुल सही है। तर्क क्या कह रहे हैं, सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये इसकी पूरी तरह से क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तभी तो सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक होती है, इसलिए वो समाज यानी कि ग्रुप में रह करके चीजों को अच्छे से समस्या का समाधान कर सकता है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है। आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक समर्थन पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है ना। तो देखिए आंतरिक प्रेरणा पे कौन सा दृष्टिकोणित है, उसकी अगर हम बात करें तो पहला कह रहा है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण। नहीं भैया, ये क्या कह रहा है, सीखने की कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक समर्थक है। ठीक है ना। ये नहीं होगा। कॉग्निटिव व्यूज, ये भी पॉजिटिव है पर उतना नहीं है। ये अगर हम सोशल कल्चर व्यूज की बात करें, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण की बात करें, तो ये ज़्यादा होगा सपोर्टिव आंसर इसका। आंतरिक प्रेरणा केंद्रित है। एक बार मैं फिर से पढ़ लूँ, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा मतलब अंदर से प्रेरणा केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक, यहाँ पे देखो सामाजिक वर्ड दे दिया, सामाजिक संपर्क पर जोर देता है, तो आपको सामाजिक वाला ही आंसर देना है, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण वाला। ठीक है ना। अगर ये सामाजिक वर्ड नहीं देता तो इसमें सारे ऑप्शन पॉजिटिव लग रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा और आयोग ने भी सी को ही माना है। आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया। ठीक है ना। इसमें देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। वह कौन सी अभिप्रेरणा है जो अंदर जन्म लेती है। ठीक है ना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा, रुचि के कारण नया कौशल सीखना, ये बिल्कुल सही है। अगर आपके अंदर रुचि है और तो आप कोई चीज नया सीख सकते हैं। जैसे अगर मेरे अंदर ये रुचि है पढ़ाने की, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। अगर केवल ये बाहरी रुचि होती कि पढ़ाने से केवल पैसा मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, तो वो बाहरी अभिप्रेरणा होती है। ठीक है ना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा इंसान को बहुत आगे ले जाती है। तो यहाँ पे जो आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करें तो ये जो चीजें, जो रुचि या कौशल अंदर जन्म लेता है बच्चे का। ठीक है ना। तो जो ये इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुशासित करता है। तो देखिए
अर्थपूर्ण अगर कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ये इसका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग 20 लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।